हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी हिस्ट्री की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर 9 देखने चल रहे हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है? शेर शाह सूरी, जिसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी मतलब 5 वर्षों तक ही वो शासन करता है। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे एक अलग से एक उसके शासनकाल को पढ़ा जाता है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? उसके द्वारा जो राजस्व के लिए जो कार्य किए गए थे, इसके अलावा उसने जो सिक्के चलाए थे वो बाद में अंग्रेज़ों तक ने फॉलो किए थे। अकबर तो फॉलो करता ही है, बाद में अंग्रेज़ भी उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री में शेर शाह सूरी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब ये गद्दी पर बैठा था तो उसी समय ये 70 वर्ष से ज़्यादा का था, लेकिन 5 साल के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर के किले पे ये हमला करता है, वहाँ पे एक गोला जाता है और उसकी दीवार से टकरा के आके गोला बारूद इसके बगल में रखा था वहाँ पे गिरता है और उसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से ये घायल हो जाता है और शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना? तो जिस समय शेर शाह सूरी शासक बनने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय दिल्ली पे अधिकार था बाबर के पुत्र हुमायूं का। तो हुमायूं उस समय शासक था। शेरशाह का उससे युद्ध होता है, 2 बार होगा। एक बार चौसा नामक स्थान पे शेरशाह उसे हरा देता है। यहाँ पे हारने के बाद हुमायूं अपनी जान बचा के भागता है। 1 साल बाद फिर से हुमायूं सोचता है कि शायद मैं इसे हरा दूं। फिर कन्नौज नामक स्थान पे दोबारा उन दोनों का युद्ध होता है। तो दोनों युद्धों में हुमायूं हार जाता है। हारने के बाद वो ईरान की तरफ भाग जाता है और इस तरह से मुग़ल शासक हुमायूं के हारने के बाद दिल्ली पे इसका शेरशाह का अधिकार हो जाता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? चौसा और कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बना। अगला प्रश्न क्या है? शेर शाह सूरी द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो शेर शाह सूरी ने राजस्व के संबंध में क्या सुधार किए थे वो इसमें दिए गए हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं। शेर शाह सूरी ने राजस्व संबंधी निम्न सुधार किए थे। क्या क्या किए थे? पहला क्या है? उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की, जिसमें राज्य और किसान के बीच सीधा संबंध होता है। बच्चों, कई बार ऐसा होता था कि बीच में जागीरदार या जमींदार होते थे तो वो टैक्स वसूल के राजा के पास पहुंचाते थे। तो इसमें किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इसीलिए शेर शाह सूरी ने एक नई प्रथा स्टार्ट की, जिसमें सीधे किसानों से संपर्क किया जाता था। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें किसान और शासक डायरेक्ट कनेक्ट होते थे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की, जिसमें राज्य और किसान के बीच सीधा संबंध होता था। दूसरा था लगान का निर्धारण भूमि एवं उपज के आधार पर किया जाता था। यह नगद रूप में लिया जाता था। मतलब क्या हुआ कि जो लगान की रकम थी, लगान की जो कीमत थी, वो नगद में लेते थे, अनाज के रूप में नहीं लेते थे। दूसरा, उसका निर्धारण भूमि की पैमाइश करने के बाद और कौन सी उपज पैदा की जा रही है उसके आधार पे किया जाता था। तीसरा पॉइंट क्या है? भूमि की माप पटवारी द्वारा गज नामक इकाई से की जाती थी। तो भूमि की नाप करने वाला जो अधिकारी होता था उसको पटवारी कहते थे, और वो जिस पैमाने का प्रयोग करता था उसको गज कहते थे। तो ज़मीन को गज में नापा जा रहा है शेरशाह सूरी के समय से ही। फिर अगला पॉइंट क्या है? किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहते थे। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के एक सही गलत का निशान में ये प्रश्न भी आया है कि क्या ये जो कबूलियत है किसान सरकार को दे रही थी या सरकार किसान को दे रहा था। तो इसी यहीं पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि किसान भूमि का विवरण सरकार को देती थी। तो किसान देगा कबूलियत के रूप में अपनी मतलब सहमति देता था। फिर अगला है प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह सूरी ने क्या कार्य किए। तो प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह सूरी ने अनेक कार्य किए थे, जिसमें से सबसे बड़ा कार्य था उसने सड़कें बनवाई थी। उसने 4 प्रमुख सड़कें बनवाई थी, लेकिन यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो सबसे जो इसकी बड़ी सड़क थी उसका नाम था सड़क ए आजम कहा जाता था। तो ये आपकी कलकत्ता से स्टार्ट होके पाकिस्तान तक जाती थी, अटक तक। तो प्रश्न में क्या है, इसका उत्तर कैसे हम लोग देखेंगे? सर्वप्रथम शेरशाह ने सड़कों का निर्माण कराया। सबसे प्रमुख सड़क बंगाल में सोनार गांव से दिल्ली लाहौर होती हुई अटक, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, तक जाती थी। इसे सड़के आजम कहते थे। बाद में इसे ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। तो बाद में अंग्रेज़ों ने इसे थोड़ी इसकी लंबाई बढ़ा भी दी थी और इसका नया नाम रखा था ग्रैंड ट्रंक रोड।
बच्चों मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया गया है कि पूरे पॉइंट में अगर आपको ये हाईलाइटेड पार्ट याद रहता है तो आपके लिए आंसर को रिकॉल करना, एग्ज़ाम में आप कैसे इसको दोबारा याद करोगे। अगर आपको सड़कों का निर्माण शब्द याद है तो इससे आप पकड़ लोगे। फिर अगला है, शेरशाह ने सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए तथा विश्राम के लिए सराय बनवाए और पानी के लिए कुएं खुदवाए। सराय क्या होती थी? तो सड़कों के बीच में कुछ ऐसे भवन बना दिए जाते थे जहाँ पे यात्री अगर थक गए हैं या फिर रात हो रही है तो वो रास्ते में चलना उनके लिए हितकारी नहीं होता था, तो इस समय वो उन भवनों में रुक जाते थे जहाँ पे वो विश्राम कर सकते थे। फिर है, शिक्षा के लिए उसने मदरसे और मकतब बनवाए थे, तो ये नाम याद रखिएगा, मदरसे और मकतब। दिल्ली के निकट यमुना के किनारे उसने एक नया नगर बसाया था, उसका नाम था शेरगढ़। तो शेरशाह सूरी से ही याद रखिएगा, उसने नाम से एक नया नगर बसाया था दिल्ली के निकट। फिर है, दिल्ली के पुराने किले में किला एक कुहना नामक एक मस्जिद बनवाई थी और अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप शेर मंडल का भी निर्माण करवाया था। तो मस्जिद है किला ए कुहना और अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप था शेर मंडल। बाद में जब हुमायूं लौट के दोबारा शासक बनता है तो वो इस शेर मंडल को बदल के इसको पुस्तकालय में बदल देता है और बाद में हुमायूं उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मरता भी है। तो ये बात याद रखिएगा। तो शेर मंडल यही है। फिर अगला हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसे लिखने से कहीं ज़्यादा आसान है कि हमें इसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएं। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह लिखना चाहिए। आज के ज़माने में अब शब्दों को कम लिख के फ्लो चार्ट वगैरह का प्रयोग करके हम लोग अपनी बातों को टीचर्स को, सामने वाले को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया है कि उसके प्रशासन को कैसे बांटा गया। केंद्रीय प्रशासन, केंद्र के आज के समय में समझ लीजिए, मान लीजिए ये भारत है और उसके बाद उसे बांट दिया जाता था प्रांतों में। प्रांत मतलब मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी में। फिर उसको बांटा जाता था सरकार या शिक में। सरकार या शिक आज के समय में जिला है। और फिर परगना या प्रशासन, ये आज के समय में ब्लॉक समझ लीजिए आप। और फिर आखिरी स्तर पे आता था ग्राम। तो सबसे ऊपर हो गया केंद्र, फिर प्रांत को सूबा कहते थे। इसके बाद आता था शिक या सरकार, ये किसका नाम है? जिले को शिक या सरदार कहते थे। फिर इसके बाद है परगना, फिर आज के समय में ये ब्लॉक के बराबर है जो कई गांवों को मिला के बनता था। और फिर होता था ग्राम। तो जो केंद्रीय प्रशासन होता था केंद्र, उसका प्रमुख होता था सुल्तान। प्रांतीय प्रशासन मतलब जो प्रदेश होता था, प्रदेश का जो मुखिया होता था वो होता था सूबेदार। सूबे का प्रमुख होता था सूबेदार। फिर सरकार या शिक, जो आज के समय में जिले के बराबर है, उसका मुखिया कौन होता था? शिकदारान। फिर है परगना या ब्लॉक की तरह जो थे, उसके मुखिया को कहते थे शिकदार। और जो ग्राम होता था, आज के समय में जैसे ग्राम पंचायतें होती हैं, उसके लिए जो अधिकारी होता था उसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहते थे। तो यहाँ पे लिखा है मुकद्दम मतलब होता है मुखिया। उसकी मदद नाप वगैरह की हम लोग देखे थे पीछे भी, पटवारी होता था और एक चौकीदार होता था। फिर परगना में शिकदार की मदद करने के लिए कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी भी होते थे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था को फ्लो चार्ट के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। फिर होगा हमारा अगला प्रश्न। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही उनके सामने सही और जो गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाना है। पहला क्या है? शेरशाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। तो ये सही है। शेरशाह सूरी ने जल्दी से सूचनाएं पहुंचाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था? नहीं, हमने ये पहले ही पॉइंट देखा है, किसानों की तरफ से सरकार को कबूलियत दिया जाता था। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगला है, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी शिकदारान होता था? नहीं, आप यही देख लीजिए, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी शिकदार ही होता था, जबकि सरकार या जिले का सबसे बड़ा अधिकारी शिकदारान होता था। तो यहाँ पूछा गया है परगना, तो परगने का अधिकारी कौन सा होगा? शिकदार होगा। तो यहाँ पे होगा परगने का सबसे बड़ा अधिकारी शिकदारान नहीं, अगर इसकी जगह पे शिकदार लिखा होता तो वो सही हो जाता।
फिर है भूमि के माप की इकाई मीटर थी, नहीं, हमने पहले ही देखा है भूमि के माप की इकाई गज थी, तो इसलिए ये भी सेंटेंस गलत हो गया। अब इन कुछ 3 आपको ये दिए गए हैं, इवेंट दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको एक वाक्य में लिखना है। तो निम्नलिखित के बारे में एक वाक्य में लिखना है, एक ही वाक्य में लिखना है, इसलिए आपको बहुत बड़ा नहीं करना है आंसर। तो पहला क्या है, चौसा का युद्ध। तो हमें पता है चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूँ कि जिसमें हुमायूं हार गया था, उसने अपनी जान बचा के वहाँ से भागा था, बाद में वो दोबारा कन्नौज में भी हारता है। फिर दूसरा है शेरे मंडल। शेरे मंडल एक अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप है जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कहाँ पर कराया था, दिल्ली के पुराने किले में कराया था। फिर तीसरा है सासाराम। क्या है, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। बच्चों यहाँ एक ही लाइन में लिखना था, और तो इसके बारे में और अधिक जानकारी जाननी हो तो सासाराम में एक तालाब के बीच में, तालाब के बीचों बीच इसका मकबरा बनाया गया है और वहाँ पे किस तरह से रास्ता दिया गया है, ये पूरा पोर्शन पानी का है। तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, ये वाइट कलर का है, वाइट कलर का है ये। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग इसी तरह हर चैप्टर आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लिए, जिससे नए वीडियो जैसे ही मिलें आप उसे देख सकें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं।